बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, कल हम लोगों ने जो डिस्कशन कंप्लीट किया, अगर मैं उसको थोड़ा सा रिकॉल करवाऊँ तो मीटिंग हो जाए, छोटी छोटी सी बातें लिख रहा हूँ, नोटिस, वोटिंग, कोरम के हवाले से, अभी ये वर्ड नहीं पढ़े हमने, ये तमाम चीज़ें जिनका बार बार जिक्र आएगा कंपनी के प्रोसीजर्स के अंदर, या जिन कंपनी जब अपने ऑपरेशन स्टार्ट करती है तो ऑपरेशंस के दौरान जो जो चीज़ें होंगी, तो हमने कल ये बात कंप्लीट कर ली थी कि हम बात करते हैं अगर ओनर्स की, ओनर्स मींस मेंबर्स की, और अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो इन दोनों के रूल्स डिफरेंट हैं। या ऑपरेशंस के हवाले से बात करें कि अगर मीटिंग की बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे मेंबर्स की मीटिंग के बारे में अलहदा से और मैनेजमेंट की मीटिंग के बारे में अलहदा से। हम वोटिंग की बात करेंगे तो वोटिंग दोनों की डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट, यानी औकात का अंदाज़ा दोनों का डिफरेंट तरीके से निकलेगा। फिर इसी तरह नोटिस भेजना है तो नोटिस के रूल्स डिफरेंट हैं। कॉरम की बात करेंगे, कॉरम के रूल्स दोनों के डिफरेंट। मतलब समझाना ये चाह रहा हूँ, ऑनर्स के लिए अपनी गाइडलाइन मौजूद है, मेंबर्स के लिए और मैनेजमेंट के लिए अपनी गाइडलाइन मौजूद है। हम जहाँ बहुत डिटेल ऑनर्स को डिस्कस करें, वैसे तो सारे चैप्टर्स के अंदर मेंबर के बगैर तो बात ही नहीं हो रही होगी, लेकिन जो बहुत डिटेल चैप्टर में बात करेंगे वो मीटिंग्स के चैप्टर के अंदर। चैप्टर नंबर 8 है जी बेटे, जरा कंटेंट देख के बताइएगा मुझे, चैप्टर नंबर 8 है मीटिंग का। मीटिंग के चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम बहुत डिटेल में मेंबर्स पे फोकस करके बात कर रहे होंगे, और डायरेक्टर या मैनेजमेंट के ऊपर हम फोकस करके जितनी बातें, वैसे तो हर चैप्टर में जिक्र आएगा, लेकिन जो बहुत एक्सटेंसिव डिस्कशन होगी सिर्फ मैनेजमेंट को लेकर, जहां पे मेंबर का तस्करा नहीं आएगा, वो हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस कर रहे होंगे। बात समझ आई? अच्छा, फिर एक और छोटी सी बात कि हमने कल जितनी बातें पढ़ी वोटिंग पावर की डिटर्मिनेशन के हवाले से, कि वोटिंग पावर डिटर्मिन कैसे होती है, कल बातें समझ आई थी। फिर हमने कहा था अच्छा अगर वोटिंग देखनी है तो सबसे पहले कंपनी के दो हिस्से देख लो, कि यार आप वोटिंग देख किधर रहे हो, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में या कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में, किस जगह पे वोटिंग डिटर्मिन कर रहे हो। फिर हमने जर्नल रूल पढ़ा था। क्या जर्नल रूल था शेयर कैपिटल वाली कंपनी का? 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। ये कल वाली बातें चल रही हैं जी, अभी तक मैंने कोई नई बात नहीं की। थोड़ा मैं अपनी वॉइस क्वालिटी को लो रख रहा हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वाली बात की बात करें तो इसमें क्या रूल था जर्नल? 1 मेंबर 1 वोट। फिर हमने कहा था ये तो बहुत बेहुदा हरकत हो जाएगी कि एक मेंबर के वोट्स, तो हमने क्या तरीका निकाला था? फिर हमने वोटिंग पावर कैलकुलेट करना सीखी थी। मैं वीपी लिख दूं तो चलेगा? वोटिंग पावर कैलकुलेट, और वोटिंग पावर के लिए हमने आसान सा मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज किया था कि हम उस पर्सन के, उस शेयर होल्डर के रिस्पेक्टिव शेयर कैपिटल को डिवाइड कर देते थे टोटल शेयर कैपिटल से। तो हम कहते थे इसके पास कितना सरमाया है या इसने कितने इन्वेस्टमेंट इंजेक्ट की है एज कंपेयर टू द टोटल इन्वेस्टमेंट। ये बात भी समझ आ गई थी। हमने फॉर्मूला कुछ इस तरह का निकाल लिया था कि उस पर्सन के शेयर कैपिटल को, उसके रिस्पेक्टिव शेयर कैपिटल को हम डिवाइड कर देते थे टोटल शेयर कैपिटल और मल्टीप्लाई 100। और फिर एक चीज मैंने होल्ड कर ली थी कि हम शेयर, नंबर ऑफ शेयर की बेस पे क्यों नहीं डिवाइड कर लेते, उस क्वेश्चन को भी मैंने होल्ड किया हुआ। जब हम इलेबोरेट कर लेंगे कि कंपनी में डिफरेंट वोटिंग पावर वाले शेयर्स भी होते हैं या डिफरेंट वैल्यू वाले शेयर भी होते हैं, तो फिर बात करूंगा, ठीक है। वोटिंग पावर इज इक्वल टू शेयर कैपिटल डिवाइड बाय रिस्पेक्ट। हमने यहां से वोटिंग पावर डिटरमिन, और फिर मैंने आपको ये सिखा दिया था छोटा सा, जिसकी अभी ज़रूरत भी नहीं थी, और हमने ये कहा था कि वोटिंग पावर की ज़रूरत क्यों पेश आती है, कि लोगों ने डिसीजन लेना है मीटिंग में बैठ के। और अभी तक हमने जितनी ये बातें पढ़ी थी ये मेंबर के हवाले से पढ़ रहे थे, इसमें किसी किस्म का कोई तस्करा नहीं है। मतलब कि अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप ये कह दें कि फॉर एग्जाम्पल, अच्छा चलिए पहले ये बताएं बिजनेसेस कितने किस्म के थे कंपनी की लाइफ में? 2 किस्म के। कौन कौन से बिजनेसेस थे जी बेटे? मैं आप शॉर्ट फॉर्म्स देख रहा हूँ जी। ऑर्डिनरी बिजनेस कहा था और दूसरे को
स्पेशल बिजनेस कहा था, ऐसा ही है जी। और फिर हमने कहा था अगर ऑर्डिनरी बिजनेस हो, यानी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो जो ऑर्डिनरी बिजनेस की लिस्ट में क्लासिफाई करती है, तो फिर मैंने कहा था उसका डिसीजन लेना हो तो किस तरह लेंगे, कितनी पर सिंपल मेजोरिटी के साथ। और अगर हम बात कर रहे थे सिंपल मेजोरिटी की बात कर रहे थे तो कितने परसेंट वोटिंग पावर, 50% वोटिंग पावर के साथ हम डिसीजन ले लेंगे, ऐसा ही था। और अगर आप स्पेशल बिजनेस की बात करते हैं तो 3/4 मेजोरिटी के साथ आप डिसीजन ले लोगे, ठीक है। और 3/4 मेजोरिटी का मतलब था हमने अपना एक रूल बनाया 75%, ऐसे ही है जी। हमने ये बात, और हमने इस रेजोल्यूशन जब ये डिसीजन हो जाता था तो हम इसको क्या नाम देते थे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और इसको ये मैं रिकॉल करवा रहा हूँ सारा, ठीक है। अच्छा, अगर अब आज आपको ये पता है कि सब बातें हमने मेंबर की वोटिंग पावर और मेंबर की वोटिंग पावर का इस्तेमाल मीटिंग में ये डिस्कस किया है, एक बात याद रखना कि कभी भी अगर आपने ऐसा लफ्ज़ यूज़ किया कि स्पेशल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन डायरेक्टर की मीटिंग, तो बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये नाम इस्तेमाल ही नहीं होंगे। ये एक नाम कहाँ से जुड़े हैं, मेंबर की मीटिंग से जुड़े हैं। सो अभी तक ये बातें याद रख, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस अभी याद रखना है, ताकि वक्त के साथ साथ जब आप मैच्योर हो जाओगे फिर आपको ये डिफरेंस याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो ये जितनी बातें पढ़ी ये सब मेंबर के हवाले से थी, और ये सिर्फ एक लफ्ज़ को सिखाने के लिए जो वो यूज़ करने वाला है, वोटिंग पावर, ये सारी कहानी मैंने सिर्फ इसलिए सुनाई थी। और आज रिकॉल करने का मकसद भी यही था कि एक दफ़ा दोबारा दिमागों में ये चीज़ बैठ जाए कि ये मेंबर के हवाले से बात हो रही है, हमने डायरेक्टर के हवाले से, ये एक बात भी डायरेक्टर के हवाले से नहीं। मतलब आप मुझसे पूछोगे वोटिंग पावर डायरेक्टर की कैसे निकलती है, तो इससे डिफरेंट है, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि बिजनेसेस कैसे डिटरमिन होते हैं डायरेक्टर की नज़र में, तो वो डिफरेंट है। क्या रेजोल्यूशन वहाँ पे ऐसे डिवाइड होती है, नहीं। बातें समझ आ रही हैं। सो ये मेंबर की हद तक है, क्लियर। आप चलते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज के ऊपर। हमने पहली टाइप डिस्कस कर ली थी और वो थी विद रिस्पेक्ट टू मेंबर्स लायबिलिटी, जिसके अंदर हमने बात की थी कि कितनी किस्म की कंपनीज हो सकती हैं डायरेक्टर्स मेंबर्स लायबिलिटी के हवाले से। जी जी, 3, कौन कौन सी? अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है, हैविंग शेयर कैपिटल और गारंटी लिमिटेड। और गारंटी लिमिटेड को भी डिवाइड करें तो है नो हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग शेयर। शाबाश बेटी, आगे चलते हैं जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज टाइप्स ऑफ कंपनीज। आपके पास नेक्स्ट आ रहा होगा बेटे, फ्लो चार्ट आ रहा होगा, ऐसा है कंपनी वाला, सेकंड पेज पे ही होगा बेटे, पेज नंबर 2 आपके सामने टाइप्स ऑफ कंपनीज आ रही होंगी। अब हम ये डिटरमिन करने लगे हैं कि किसी कंपनी में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हों तो हम उसको क्या, कौन सी टाइप क्लासिफाई करेंगे, या यूं कह लेता हूं असल सही वर्ड टेक्निकल वर्ड्स में कि टाइप ऑफ कंपनीज ये जो आपको नज़र आ रही हैं टॉप के ऊपर, जिसमें प्राइवेट पब्लिक कंपनी ये जो नज़र आ रही है, पीआईसी या पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक सेक्टर कंपनी, ये वाली कंपनीज के अंदर लॉ की नज़र में कितने मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। क्या मैंने कहा, मिनिमम, ये मैं मिटा रहा हूं बेटे, हमने बार डिस्कस कर लिया, ठीक है। मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए, एक एक करके सिखाता हूं। इसमें एक कंपनी मिसिंग है शायद इस फ्लो चार्ट में, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं छोटी सी एक और कंपनी ऐड कर दूंगा। बेटे देखो, टाइप्स ऑफ कंपनीज में पहली कंपनी जो आती है वो थोड़ी सी मिसिंग है बेटे, वो ऐड कर लीजिएगा, एसएमसी, सिंगल मेंबर कंपनी। लिखी हुई मैंने, चलो शुक्र है, गलत नहीं हुई भी, मेरा ख्याल था मैंने मिसिंग किया हुआ। सिंगल मेंबर कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी से कौन सी कंपनी होगी, जिसके अंदर सिर्फ नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे, 1। इतनी आसान बात है। वो ही करता धरता होगा, वो ही सब कुछ करेगा। इसका मतलब वो मेंबर भी होगा, वो डायरेक्टर भी होगा, हर चीज उसी ने करनी है। मीटिंग में बैठेगा तो अकेला बैठेगा क्योंकि वही 100% ऑनरशिप रख के बैठा हुआ है। ऐसी कंपनी के बारे में स्पेशल गाइडलाइंस मौजूद हैं। वो कंपनीज एक्ट के थ्रू नहीं डील होती, उनके लिए सिंगल मेंबर कंपनीज के रूल्स थे, लेकिन अब वो भी एससीसीपी करता है बेटे, रजिस्टर्ड करता है। क्यों, मैं उसकी वजह आप वही बता, बिल्कुल वही बताने लगा, उसकी वजह बताने लगा। फिर आपका क्वेश्चन था बेटी का कि सोल प्रोप्राइटर के तौर पे क्यों नहीं रजिस्टर्ड होता, फिर ये क्या बात हुई, ये है तो अकेला बंदा।
बेटा देखो, बीइंग एन इंडिविजुअल और बीइंग अ कंपनी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। किस हवाले से कि इंडिविजुअल को वो बेनिफिट हासिल नहीं है जो एक कंपनी को हासिल है अंडर द लॉ। जहाँ पे लायबिलिटीज़ हैं दोनों की, जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, चलो वो भी डिफरेंट है। एक इंडिविजुअल के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या रेगुलेशन स्ट्रांग नहीं है जितना एक कंपनी के ऊपर, लेकिन सम टाइम बेनिफिट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द इंडिविजुअल। अब वो इंडिविजुअल कहता है मैंने और लोग ऐड ही नहीं करने, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बेनिफिट कंपनी वाले हों। तो लोग कहते हैं कोई मसला नहीं, हम आपके लिए एक रूम प्रोवाइड कर देते हैं, आप अपने आप को एसएमसी के तौर पे रजिस्टर करा दें। ये प्राइवेट कंपनी ही होती है, इसे हम कहते हैं एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। मेरी बात समझ आई? लेकिन ये कितने मेंबर्स पे मुश्तमिल होगी? सिर्फ एक। और ये बंदा अपने आप को एसएमसी के तौर पे क्यों रजिस्टर करा रहा है? ताकि ये कंपनी का बेनिफिट ले सके, वरना तो ये सोल प्रोप्राइटर होगा, वरना तो ये बेनिफिट नहीं ले सकेगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो बेटी आपका क्वेश्चन एड्रेस हो गया। सो इसका मतलब है ये पर्सन बेनिफिट लेने के लिए अपने आप को एसएससीपी में, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एज एसएमसी रजिस्टर करा लेगा रादर देन सोल प्रोप्राइटर के तौर पे काम करने के, ताकि बेनिफिट। लेकिन कितने मिनिमम मेंबर होंगे? एक मेंबर। तो इसको हम जब लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल तो यूं लिखा जाता है एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। नाम इसका ऐसे लिखा जाता है, जो भी नाम होगा AYC से निशात एसएमसी प्राइवेट, तो नाम पहले आ जाएगा, बाकी सारा ये वर्ड्स जो हैं ये इस्तेमाल किए जाएंगे। और ये ऐसे वर्ड्स क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? ये लिमिटेड का वर्ड क्यों लिखा जाता है? ताकि लोगों को, मेंबर्स को, दुनिया या ऑडियंस को गाइड कर सकें कि जनाब इस कंपनी में मेंबर की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, अप टू दी अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। यहाँ तक समझ आ गई? समझ रहे हो? ओके। दूसरी टाइप है बेटे प्राइवेट कंपनी, और तीसरी टाइप आपको नजर आ रही होगी पब्लिक कंपनी। सबसे पहले आसान डेफिनेशन जरा पब्लिक कंपनी की देखते हैं। लॉ कहता है पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी है? तो लॉ ने डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया जो प्राइवेट ना हो। प्राइवेट पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। इसका मतलब है फिर लॉ ने पब्लिक कंपनी को एक्सप्लेन नहीं किया, उन्होंने प्राइवेट कंपनी को एक्सप्लेन किया कि ये मेरी नज़र में प्राइवेट कंपनी है, ये 3 शर्तें पूरी हो जाएं तो ये प्राइवेट कंपनी होगी। हाँ, अगर कोई कंपनी इन 3 शर्तों को पूरा नहीं करती तो वो पब्लिक। मेरी बात समझ आई बेटे? सबको समझ आई? सो 3 शर्तें क्या हैं? हम कब कहेंगे एक कंपनी प्राइवेट कंपनी है? लॉ कहता है मेंबर्स की तादाद मिनिमम 2 होनी चाहिए। एक हुई तो क्या होगा? एसएमसी। अच्छा, मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए उसका। मेंबर से मुराद समझ आ गई? बताया, अगर हैविंग शेयर कैपिटल हो तो 2 लोग हो जिनके पास शेयर्स हों, और अगर बात करें नॉट हैविंग शेयर कैपिटल तो फिर फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में 2 मेंबर लिखे होने चाहिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा हो कि इस कंपनी के 2 मेंबर। अब समझ आ रही है मेरा ख्याल है? ठीक है। सो मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम लॉ कहता है 50 मेंबर्स होंगे, 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते। मतलब क्या 50 से ज़्यादा मेंबर नहीं रख सकते? रखोगे लेकिन फिर वो प्राइवेट नहीं होगी, फिर क्या बन जाएगी? पब्लिक बन जाएगी। यहां तक समझ? सॉरी बेटे, हाँ, वो अपने आप को कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। एक बार याद रखना, ये स्टेटस ऑफ कंपनीज जो हैं प्राइवेट, पब्लिक या पब्लिक, अब आगे पब्लिक को भी डिवाइड करेंगे एसएमसी, ये जिस टाइम पे कन्वर्ट करना चाहें अपने आप को ये कर सकते हैं। यानी कि अगर एक एसएमसी अपने आप को प्राइवेट कंपनी के तौर पे कन्वर्ट करना चाहती है तो वो कर सकती है। प्राइवेट वाली अपने आप को पब्लिक में कन्वर्ट करना चाहती है, कर सकती है। इज दैट क्लियर? सो पहली शर्त क्या होगी फिर? इसका मतलब है कि मेंबर की तादाद मिनिमम 2 हो और मैक्सिमम 50 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते। लेकिन एक बार याद रखना, इसमें एम्प्लॉय को शामिल नहीं करना। एम्प्लॉय हमारे मेंबर नहीं होते, एम्प्लॉयज को शामिल नहीं करना। इज दैट क्लियर? एक मिनट बेटे, बस मैं आ रहा हूँ। जी हाँ, वो प्राइवेट के दो डिविजन्स हैं। यानी प्राइवेट कंपनी लॉ की नज़र में 2 तरह की डिवीजन है। एक को वो कह रहा है वो प्राइवेट जिसका 1 मेंबर है,
तो वो कहता है मैं इसका नाम रखूँगा SMC प्राइवेट लिमिटेड, और कहता है एक वो प्राइवेट जिसके पूरे 2 मेंबर्स हैं, मिनिमम 2 मेंबर हैं, ठीक है, वो अपने नाम के साथ सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड लिखेगी। बात समझ आ गई बेटे? अब जिस तरह रडोल्फ पाकिस्तान है, उनके मिनिमम मेंबर हैं 2, जैसा मैंने उस दिन बताया भी थे, मंसूर और खालिद हुसैन, ये 2 मेंबर्स हैं। इसका मतलब वो अपने नाम के साथ लिखते हैं रडोल्फ पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड, वो SMC नहीं लिखते, क्योंकि SMC निकलेंगे तो फिर ये कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होगा। कंपनीज एक्ट का एक रूल है जो मैंने अभी बोला कि सिंगल मेंबर कंपनी रूल्स, वो अप्लाई होता है। बात समझ आई? उनके लिए स्पेशलाइज रूल है, उन्हें पैम्पर किया जा रहा है ना, जहां प्रिविलेज दी जा रही है तो उनको पैम्पर किया जा रहा है प्रॉपर्ली कि यार ठीक है, इनके लिए अलग से रूल बना दो, ये खिचड़ी ना पकाएं यहाँ के रूलों के साथ, ये तो प्राइवेट या पब्लिक पे लग रहे हैं। बात समझ आ रही है? या आगे वाली गारंटी जोन पे लग रहे हैं। सो ये बात समझ आ गई बेटे? सो मैं कह सकता हूँ अब आपकी मैं आपकी ज़िंदगी आसान करने के लिए यूँ कह देता हूँ, चलें कि ये प्राइवेट कंपनी यहाँ पे लिख लें। तो प्राइवेट कंपनी 2 तरह की होगी, SMC प्राइवेट लिमिटेड और अदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। सो मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 50। अब सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शर्त, ये लोग अपना पब्लिक सब्सक्रिप्शन नहीं कर सकते। पब्लिक सब्सक्रिप्शन मैं जरा थोड़ा दोबारा क्लियर करके लिख देता हूं। मैं बोल रहा हूं पब्लिक सब्सक्रिप्शन, पब्लिक सब्सक्रिप्शन नॉट अलाउड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है भाई, इनको पब्लिक से पैसा रेज करने की इजाज़त नहीं है। ये अपने शेयर्स इशू नहीं कर सकते पब्लिक को। और वहाँ देखो ना, पैसा इकट्ठा करना हो तो शेयर कैपिटल वाली कंपनी के लिए सबसे आसान काम क्या है? शेयर इशू करके पैसा इकट्ठा कर लो, ठीक है, शेयर इशू करके पैसा इकट्ठा कर लो। तो अगर शेयर इशू करके पैसा इकट्ठा करना है तो इनको तो कहा जा रहा है खबरदार, तुमने पैसा पब्लिक से इकट्ठा नहीं करना। तो रिस्ट्रिक्शन, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिस्ट्रिक्शन, इसे हम टेक्निकल टर्म में IPO कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, या फिर इन्हें हम पब्लिक ऑफर भी कहते हैं। PO और IPO, ये 2 मैंने जो वर्ड यूज़ किए, ये आपके इस एरिया में यूज़ नहीं होंगे, लेकिन मैंने आपके लिए आसानी के लिए बोल दिया कि इस तरह के वर्ड्स लिखे जाते हैं। जब इंशाल्लाह आप CFAP में जाएंगे फाइनल स्टेज में, CA की फाइनल, और कॉर्पोरेट लॉ पढ़े होंगे CFAP 2, तो वहाँ पे आप ये वर्ड्स, इनके ऊपर पूरा एक रेगुलेशन पढ़ेंगे, पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन, ठीक है? जस्ट अ मिनट। जज़ाकल्लाह बेटे। अच्छा, पब्लिक सब्सक्रिप्शन, जज़ाकल्लाह बेटा। जी चलें आगे, पब्लिक सब्सक्रिप्शन वाली बात समझ आ गई। तीसरी बात, सो इनिशियल पब्लिक ऑफर या पब्लिक ऑफर कहते हैं इसे, कि पब्लिक को पैसा, शेयर्स देके पैसा इकट्ठा करने की इजाजत नहीं है, डिसअलाउड। नंबर तीसरा, रिस्ट्रिक्शन ऑन शेयर ट्रांसफर। जनाबे वाला ये अपने शेयर भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। यानी इसका मतलब है जो एक दफा मेंबर बन गया, अब वो शेयर संभाल के रखेगा। शेयर ट्रांसफर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन, ऐसा नहीं है मेरे पास 5 लाख शेयर है, मैं इसमें से कहूँ अच्छा ठीक है, अपने 5 लाख में से 3 लाख जो है मैं इस बेटी को शेयर ट्रांसफर कर देता हूँ, पैसे लूंगा इससे, 3 लाख इसको दे देता हूँ। इसका मतलब अगर बेटी को मैं 3 लाख शेयर ट्रांसफर करता हूँ तो ये क्या बन गई? मेंबर। तो हमने तो मना किया है, पैसा तो इकट्ठा कर ही नहीं सकते पब्लिक से, जनरल पब्लिक से नहीं कर सकते, साथ साथ ऐसी हरकतें प्राइवेट अरेंजमेंट भी नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्शन है। हाँ, एक जगह पे जाके, जी इस केस में नहीं आएगा, जा सकते हैं। उस केस में होता क्या है, मैं वो बताने लगा था, एक एक्सेप्शन है छोटी सी, जब आप अपना ट्रांसफर कर रहे हो ऑनरशिप कंट्रोल, तो तब आप दे सकते हो, मतलब जब आप कंपनी के वारस ही चेंज करने लगे हो, हाँ तब कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा किसी को 2% किसी को 5% में अपने शेयर इशू कर दूं, ऐसा नहीं होगा। वो रिस्ट्रिक्शन है ट्रांसफर ऑफ शेयर। इसका मतलब है मैं यूं कह सकता हूं कि मैं मजीद मेंबर नहीं बनाऊंगा, अलाउड नहीं है मुझे, क्योंकि अगर मैं मेंबर बनाने जाऊंगा तो सबसे पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट को रिवाइज करने चला जाऊंगा। हाँ, अगर मेंबर बनाना चाहता हूं फिर मैं कंट्रोलिंग अथॉरिटी चेंज कर रहा हूँ, फिर मैं कहूँगा
वो ही मेंबर रहेंगे, उसके बाद चेंज नहीं होते। हाँ, ऑनरशिप कंट्रोल ही दे दो तो वो एक अलग बात है। ऑनरशिप कंट्रोल दे दो तो वो एक अलग बात है। पाकिस्तान में जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं, बहुत हार्डली ऐसी कंपनीज मौजूद है जिनके 2 से ऊपर मेंबर हों। हार्डली, मतलब 3 या 4 हों, हार्डली, वरना वो यूजुअली अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं एज अ पब्लिक कंपनी। अगर मकसद पैसा इकट्ठा ही करना है शेयर देके, तो फिर प्राइवेट में क्यों बैठे? फिर क्यों ना जनरल पब्लिक को देके पैसा इकट्ठा करें। मेरी बात समझ आई है? यहाँ तक हजम हुई बात की? मतलब अगर अब ये बिल्कुल ऐसे ही बातें कर रहा हूँ मैं कि मैं कहूँ रेड सिग्नल पे क्यों रुकते हैं, तो आपको के पास कोई लॉजिक है इसकी? नहीं। एक बिहेवियर को अलाइन करने के लिए लॉ ने स्पेसिफाई कर दिया, ग्रीन पे क्यों नहीं रुक जाते? ठीक है, मेरी बात समझ आ रही? तो सिमिलरली ये लॉ की प्रोविजन है कि भाई इनको अलाउड नहीं है। हाँ, ये अपना कंट्रोल देना चाहे, मतलब कोई बंदा अपनी इसका मतलब कंपनी बेचना चाहे तो वो शेयर ही देगा ना। हाँ, उस केस में अलाउड है। अगर मैं कहूँ कि ये जिस तरह रेडोल्फ पाकिस्तान के 2 लोग हैं, मंसूर और खालिद महमूद, ये दोनों चाहें कि हम अपनी कंपनी को सेल आउट कर देना चाहते हैं, तो फिर नए मेंबर्स आएंगे। नए मेंबर्स आएंगे तो डेफिनेटली उस केस में ये अलाउड है कि हाँ, ये अपने शेयर ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटेंशन क्या है? टू सेल द कंपनी। यहां तक 3 बातें समझ आई। सो इसका मतलब अगर आपको ये 3 बातें समझ आ गई तो बड़ी क्लियर हो गया कि जो प्राइवेट कंपनी है उसके लिए 3 शर्तें पूरी हो जाएंगी तो वो प्राइवेट कंपनी है। और अगर कोई ये 3 शर्तों में से किसी को ब्रेक कर दे, मतलब नंबर ऑफ मेंबर 50 से ज़्यादा हो, कंपनी अपने शेयर ट्रांसफ़र करना चाहे, तो फिर इसका मतलब वो प्राइवेट कंपनी नहीं है, बल्कि वो क्या है? पब्लिक कंपनी है। तो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या है? जो प्राइवेट ना हो, जो ये शर्तें पूरी ना करती हो, तो वो प्राइवेट नहीं, तो वो पब्लिक है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब एक चीज़, पब्लिक के अंदर भी 2 चीज़ें आ गई। एक को हम कहते हैं लिस्टेड कंपनी, एक को हम कहते हैं नॉन लिस्टेड कंपनी। ये बातें समझ आ रही हैं? लिस्टेड कंपनी और नॉन लिस्टेड। लिस्टेड का मतलब, जी बेटे, सर इसमें अगर प्राइवेट कंपनी में अगर वो कैपिटल हमें रेज करना हो तो उन्हीं मेंबर्स को और शेयर, उन्हीं मेंबर्स को शेयर इशू हो रहे होते हैं, वही मेंबर मजीद पैसा इंजेक्ट कर रहे होते हैं, नया मेंबर ऐड नहीं होता। इसमें भी उनकी ओनरशिप रेशो होती है, वोटिंग पावर, जी बिल्कुल होगी, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होगी, 2 लोग हैं। हाँ, ये हो सकता है 2 लोगों में भी डिफरेंट वोटिंग पावर हो सकती है, बिल्कुल, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दे मेड। अच्छा जी, लिस्टेड के, मैंने कहा पब्लिक के अंदर भी 2 तरह की कैटेगरीज हैं, एक को कहते हैं लिस्टेड और एक को कहते हैं नॉन लिस्टेड। लिस्टेड का मतलब क्या है? लिस्टेड का मतलब है लिस्टिंग ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जिनके शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हैं, वो लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी। पीएसएक्स की रूल बुक है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रूल बुक के नाम से, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशन, ये दोनों आपके सिलेबस के अंदर एडेड हैं, सीफैप के सिलेबस में कंप्लीट रेगुलेशन है। इसका मतलब है आपने अगर अपने शेयर्स को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करना होगा तो मुंह उठा के शेयर्स ट्रेड नहीं होने शुरू हो जाएंगे, बल्कि आपको रेगुलेशन की कंप्लायंस करनी पड़ेगी जब आप उनके साथ रजिस्टर्ड होंगे। इसका मतलब यही एक वजह है, जब मैंने शुरू में, अगर आपको पहला लेक्चर याद हो, तो मैंने कहा था ये भी एक रेगुलेटर है, लेकिन ये अपना कंट्रोल कहां पे एक्सरसाइज करता है? सिर्फ और सिर्फ, आज आपको पता लग गया, पब्लिक लिस्टेड कंपनी के अंदर ये रेगुलेटर है, इसको बाकियों से कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक्चुअली में एक मार्केट प्लेस है जहां पे बायर भी अवेलेबल है, सेलर भी अवेलेबल है, और बिकने वाली प्रोडक्ट कौन सी है? शेयर्स। समझ आई बात की? और प्राइस डिटर्मिनेशन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, कैसे डिटर्मिन हो रही होती है? डिमांड सप्लाई, बायर और सेलर्स डिटर्मिन कर रहे होते हैं, इसका मतलब है। तो ये मार्केट इसी रूल पे चलती है। इसमें जो आपको उस दिन याद है, आपको एक मार्केट प्लेस दिखाई थी और मैंने उसमें शेयर प्राइसेस दिखाई थी, मैंने कहा आज शेयर खरीदना हो तो इतने का है। वो प्राइस किसने डिटरमिन किया है? सप्लायर, सेलर और बायर ने, डिमांड और सप्लाई ने। इसलिए वो चेंज हो रही है रोज। लोग रोज खरीदने आते हैं, रोज बेचने वाले भी लोग आते हैं, बायर सेलर अवेलेबल। इसका मतलब है ये मार्केट प्लेस, अगर आपने यहाँ पे अपनी चीज बेचनी है तो आपको फिर बीइंग अ सेलर या बीइंग अ बायर उनके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सो कंपनी ने अगर अपनी प्रोडक्ट बेचनी है बीइंग अ सेलर, तो कंपनी को फिर उन रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, उनके अंदर उनके साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा।
ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसा मैं कहूँ पाकिस्तान में बहुत कॉमनली दराज पे लोग अपनी बींगा सैलड चीज़ें बेच रहे हैं, आप लोग वहाँ से खरीद रहे हो, कोई बेच भी तो रहा है, इसका मतलब जो बेच रहा है वो उनके रेगुलेशंस को फॉलो करता है, उनके दराज के रेगुलेशंस को, प्लस दराज की सारी बातें मानता होगा, वरना तो दराज अलाउ ही ना करे कि मेरी दुकान पे आके चीज़ें बेचो। बातें समझो, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। सो इसका मतलब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे अगर शेयर, इसका मतलब हर कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टेड रजिस्टर्ड नहीं होगी। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात कह रही हो कि कंपनी, इसका मतलब बेटी का पॉइंट ये था कि इसका मतलब कंपनी पहले अपने आप को एज अ पब्लिक कंपनी रजिस्टर करेगी विद द SECP, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फिर वो अपने आप को रजिस्टर करेगी विद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। और इसके साथ साथ और एक और रेगुलेटर रह गया जो अभी तक बात नहीं हुई, स्टेट बैंक, अभी उस पर बात नहीं की, वो कब आएगा वो बताऊंगा बाद में कब आएगा। सो लिस्टेड समझ आ गई, नॉन लिस्टेड क्या है फिर? पब्लिक नॉन, इसका मतलब जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जिसके शेयर लिस्टेड ट्रेड नहीं हो रहे, इसका मतलब है नॉट ऑन PSX या नॉट एट PSX पे नहीं है, तो इसका मतलब है क्या उनके शेयर ट्रेड नहीं हो रहे होंगे? शेयर तो ट्रेड हो रहे होंगे क्योंकि प्राइवेट कंपनी को अलाउ नहीं है कि वो शेयर ट्रांसफर करे, पब्लिक को तो अलाउड है। तो ये इसका मतलब है पब्लिक कंपनी लिस्टेड होगी तो मार्केट अवेलेबल है जहां पे वो अपने शेयर बेच सकती है, खरीद सकती है। नॉन लिस्टेड है तो फिर प्राइवेट अरेंजमेंट में शेयर सेल होते हैं। किधर अरेंजमेंट में? प्राइवेट अरेंजमेंट में शेयर बेच सकती है, क्यों? क्योंकि पब्लिक कंपनी के ऊपर शेयर ट्रांसफर पे या पब्लिक सब्सक्रिप्शन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सब्सक्रिप्शन का वर्ड फेमिलियर है? सब्सक्राइब करना यानी पैसे देना, शेयर होल्डर जब पैसे पे करता। इसकी मैं आपको करंट एग्जांपल समझा देता हूँ। एक वन ऑफ माय फ्रेंड वाज वर्किंग इन अ कंपनी, ऑयल मार्केटिंग कंपनी थी। अब मैं ऑयल मार्केटिंग कंपनी का कॉन्फिडेंशियलिटी पर्पज इसके लिए नाम नहीं लेता, OMC थी, जिस तरह ये आपकी ये हैं टोटल है, PSO है, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ठीक है। इसके साथ ये रिफाइनरीज भी है PSO तो, लेकिन और बड़ी हैं जिस तरह गो पेट्रोलियम है, यूरो ऑयल है, ये सब क्या हैं? ये OMCs हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जो तेल खरीदती हैं और बेचती हैं। सो ये OMC के अंदर कंपनी को पैसे चाहिए थे। उस मेरा फ्रेंड जिधर कहाँ एज अ फाइनेंस मैनेजर काम करता, उसको OMC को पैसे चाहिए थे। अब पैसे चाहिए थे तो उन्हें पैसा रेज करना था, थी वो पब्लिक कंपनी, पैसा रेज करने के लिए उसके पास और कोई हल नहीं था, मार्केट तो थी नहीं क्योंकि लिस्टेड नहीं थी। तो उसने क्या किया, उसने एक सप्लायर को कांटेक्ट किया, फॉरेन सप्लायर को। उसने कहा यार ऐसा करो, मैं अपना शेयर बेचना चाहता हूँ, मैं पैसे इकट्ठे करना चाहता हूँ, तो आप खरीदोगे? उसने कहा अच्छा आप कितने का शेयर बेच रहे हो? सपोज उस वक्त बात हुई, उसने कहा ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने कहा, आप ABC अज्यूम कर लें, उसने कहा कि जनाब मैं अपना शेयर जो है से 60 रुपीज़ का बेचना चाहता हूँ और मैं से इतने मिलियन शेयर इशू करना चाहता हूँ, क्या आप खरीदोगे? उसने कहा खरीदने में तो इंटरेस्टेड हूँ, बट 60 रुपीज़ का मुझे कैसे श्योरिटी होगी कि आपका शेयर वाकई 60 रुपये का है? क्योंकि यहाँ तो मार्केट प्राइस डिटरमिन हो रही है, डिमांड सप्लाई, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ये तो मार्केट में शेयर ट्रेड ही नहीं हो रहे, तो फिर मैं कैसे मान लूँ ये 60 का है? बात तो जेन्युइन है। देखो ये एक सप्लायर है, सपोज ये मैं हूँ, मैं ये शेयर खरीदना चाह रहा हूँ, तो बेटा मैं कैसे मान लूँ कि आप कह रहे हो 60 का है तो मैं 60 का। आपको चीज़ बेचना चाहो तो आप अपना एक रेट लगाते हो नहीं दूसरी OMC भी नॉन लिस्टेड है। तो फिर क्या करते हैं, फिर ये लोग एक सहारा लेते हैं, ये लोग फिर जाते हैं ऑडिटर के पास, से EY के पास। EY ऐसे कामों में बहुत शेयर है, मतलब उनका बड़ा एक्सपोजर है। EY से जाके कहते हैं जनाब आप हमारा ऑडिट करें, और एक, इसे ऑडिट नहीं कहते, इसे ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज कहते हैं। मैं बहुत टेक्निकल वर्ड बोल रहा हूँ, आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। फिर EY श्योरिटी देता है कि क्या वाकई ही 60 रुपये का शेयर है या नहीं है, उसके क्या रूल्स हैं, किस टेक्निकल रिलीज के मुताबिक वो अपना काम करता है, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे, मैं समझा रहा हूँ। फिर ये बंदा इसको सर्टिफाई करता कि हाँ भाई 60 का ही शेयर है, ओके है मेरी तरफ से, फिर वो कहता है ठीक है 60 का खरीद लेता हूँ। EY फर्म है बेटे, ऑडिट फर्म है, जहाँ आप अपने आर्टिकल्स करोगे। आपके आर्टिकल्स में से 2-3 लोग, बहुत 2-3 फर्म्स, जैसे आप बिग 4 का नाम देते हो, जिसमें फर्ग्यूसन है, KPMG है, EY है, डेलॉयट थी, डेलॉयट नंबर 1 पे थी, लेकिन डेलॉयट पाकिस्तान से जा चुकी है। जी बेटे,
ये कॉन्सेप्ट नहीं, मैं सिर्फ समझाया ये है कि शेयर ट्रेड होता है, लेकिन आपका क्वेश्चन आ सकता था कि भाई शेयर फिर प्राइस कहां से आ रही है फिर, तो मैंने समझाया प्राइस ऐसे आती है क्योंकि मार्केट नहीं है, मार्केट होती तो प्राइस की जरूरत ही नहीं है। आप कहते हैं मार्केट में इतने का चल रहा है, जैसा मैंने आपको उस दिन शेयर दिखाए थे, नेस्ले की प्राइस दिखाई थी, हबीब बैंक की प्राइस दिखाई थी, याद है आप लोगों को? सो इसका मतलब है ये पब्लिक कंपनी होने का मतलब है कि शेयर तो ट्रेड होते हैं भाई, पैसे भी इकट्ठे किए जा सकते हैं पब्लिक से जब चाहो, लेकिन बस फर्क इतना है कि लिस्टेड होगी तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से पैसा इकट्ठा होगा, और अगर नॉन लिस्टेड हुई तो अदर देन प्राइवेट अरेंजमेंट से पैसा इकट्ठा होगा, शेयर तो ट्रेड होगा। इज दैट क्लियर? सो ये थी क्लासिफिकेशन। अब इसमें एक क्लासिफिकेशन और है जिसे हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी। एक चौथी लास्ट क्लासिफिकेशन आपको नजर आ रही होगी, पब्लिक सेक्टर, लिखा हुआ जी बेटा। इसी का एक और नाम है पीआईसी के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसी को कहते हैं पब्लिक सेक्टर को ही पीआईसी के नाम से भी जाना जाता है। पीआईसी कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी। मैंने क्या लफ्ज बोला? इन्हीं का दूसरा नाम है पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी। कुछ जगहों पे ऐसे स्पेसिफाई किया गया जी बेटे, गवर्नमेंट की कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का क्या हो, आसान लफ्जों में कंट्रोल हो। कंट्रोल कितने पे आता है? 50% से ज्यादा पावर, यानी एटलीस्ट 51%। लेकिन लॉ हमें जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो सिखाएगा कि इस केस में गवर्नमेंट का कंट्रोल 51% से ज्यादा हो तो ऐसी कंपनी को क्या कहेंगे? पब्लिक सेक्टर कंपनी। यानी वहां जहां, जिस तरह इस वक्त अगर आसान आसान बातें करें तो रेलवे क्या है? पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड। फिर इसी तरह पीआईए क्या है? पब्लिक। जितनी तबाह हमारी कंपनियां हैं वो सारी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड हैं। पीआईए, स्टील मिल्स, पाकिस्तान स्टील मिल्स क्या है? पब्लिक सेक्टर। ऐसा यार रेगुलेशन नहीं है, प्रॉपरली रेगुलेट नहीं करते, खुद खाने बैठ जाते हैं। खाने क्या बैठ जाते हैं? देखो मैं खाने भी नहीं, ये भी नहीं कहूँगा कि मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता, क्योंकि गलत बात है ना, आप आंखें बंद करके इल्ज़ाम लगा। मैं ये कहता हूँ कि जहाँ पे एक पर्सन की ज़रूरत है वहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं। क्या प्राइवेट वाला ऐसा करता है? देखो फॉर एग्जांपल, मुझे एक जॉब के लिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक पर्सन की ज़रूरत है, मैं वहाँ पे 10 लोग हायर कर लूँ, 10 लोगों की सैलरीज दूंगा, मेरे प्रॉफिट के ऊपर बर्डन आएगा? जी बिल्कुल आएगा। तो फिर ये कहाँ की अकलमंदी है? ये मिसमैनेजमेंट होती है। एक्सपेंसेस को इतना बढ़ा दिया जाता है कि घर की इनकम इतनी नहीं होती या कंपनी की इनकम इतनी नहीं होती। बात समझ आ रही है? तो ये है मिसमैनेजमेंट। मतलब आप पीआईए का स्टाफ अगर आप गौर करोगे ना आज भी, तो पीआईए के स्टाफ में आज भी ऐसी खवातीन और मर्द काम, अब आके उन्होंने थोड़ा सा डाउन साइजिंग स्टार्ट किया और लोगों को रिटायरमेंट्स दी हैं, वरना ऐसी खवातीन भी काम करी हैं एज ए एयर होस्टेस, क्योंकि मेरा इत्तेफाक रहा जाने का। तो ऐसी खवातीन भी काम करी जिनकी एज शायद 50+ है, और उनसे मतलब कि ऐसे भी हैं कुछ खवातीन जिनसे चला भी नहीं जा रहा प्रॉपरली, डिसेबल्ड वुमेन्स हैं, बट स्टिल दे आर वर्किंग क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। फिर क्रू स्टाफ इतना ज़्यादा है कि इतनी शायद मूवमेंट नहीं है प्लेन्स की जितना क्रू स्टाफ है, जितने कैप्टन्स रखे हुए हैं आपने, ठीक है। फिर फ्री लग्जरीज दी हुई हैं, लाइक आप मूव कर सकते हैं इतनी बार आउट ऑफ कंट्री। ऑफिशियली पायलट्स नहीं थे, उनको भी फैक्ट्री था क्या मौजे हैं? मतलब कि मुझे याद है कि मैं मूव कर रहा था फ्रॉम लाहौर टू कराची बाय पीआईए, तो लकीली उन्होंने इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की जो उनके एयरबस थी वो यूज़ कर ली उन्होंने। तो उसके दौरान उसमें तकरीबन कोई 50+ मेंबर्स थे जो पीआईए के स्टाफ मेंबर्स थे, जिसमें कैप्टन्स और वो जो ट्रेनर्स और वट जो भी लोग थे। एक पूरी 50 सीट्स जो हैं वो सिर्फ पीआईए का क्रू यूज़ कर रहा था जो जा रहा था फ्रॉम लाहौर टू कराची, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या कर सकते हो आप? तो ये बर्डन है कंपनी के ऊपर, ठीक है। सो मुझे लगता है ये मिसमैनेजमेंट है जिससे घर के खर्चे बढ़ा। फिर एक फॉर एग्जांपल आज क्या नाम है, अज्यूम करते हैं कि आज क्या बताने लगा था, सॉरी मेरे जहन से एकदम कोई बात निकल गई, दोबारा याद आती तो बताता हूँ। मैं इसी के पीआई के हवाले से कुछ बताने लगा था, लेकिन मिसमैनेजमेंट पे ही कंट्रोल करते हैं। मिसमैनेजमेंट इज एक्चुअली द प्रॉब्लम। प्राइवेट कंपनी वाला कभी ऐसे नहीं करेगा,
वो कहेगा जनाब जितनी ज़रूरत है उतने लोग मेरे पास होने चाहिए। हाँ, फिर एक और यस जो बताने लगा था कि जब ये पॉलिटिकल मूव्स आती हैं, पॉलिटिकल रिजीम चेंज होता था और ये जब बारियां लगी हुई थी पीपीपी की और नून लीग की, तो ये क्या करते थे, ये अब नून लीग के लोग आए हैं उन्होंने अपने स्टाफ हायर कर लिए हैं, जब पीपीपी के लोग आए हैं उन्होंने अपने स्टाफ हायर कर लिए हैं, पिछला स्टाफ भी वहीं पे है, नया स्टाफ भी आ गया, फिर अगली बारी है, फिर नए स्टाफ मेंबर। कंपनी स्टेबल ही नहीं हो पाती। कैसे स्टेबल हो, जहाँ पे 10 लोगों की ज़रूरत है वहाँ पे 30 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं नेशनल हाईवे का ऑडिट किया तो नेशनल हाईवे के ऑडिट के दौरान ये हमें रियलाइजेशन हुई कि नेशनल हाईवे के ऑडिट में जब पॉलिटिकल चेंज आता था, रिजीम चेंज आता था, पूरा स्टाफ चेंज हो जाता था, पूरा स्टाफ। और फिर जो पिछला स्टाफ डिसमिजल होता था वो सारा केस फाइल कर देता था एनएचए के अगेंस्ट, और एनएचए के अगेंस्ट केस फाइल हो गया, अब 5 साल अगली हुकूमत है और वो केस चलता रहेगा, फैसला नहीं आएगा। फिर जब अगली हुकूमत आएगी दोबारा से वापस उन्हीं की हुकूमत जिनको डिसमिसल किया गया था, वो 5 साल बाद उनके केसों का फैसला होता था, उनको दोबारा नौकरियों पे बहाल कर दिया जाता था, और जो नए वाले लोग होते उनको डिसमिस कर दिया जाता था। अब देखो, नून लीग के लोग डिसमिस हुए, 5 साल बाहर रहे, नौकरियां कोई और करते रहे, उस दौरान केस भी फाइल करके रखा, 5 साल बाद वापस आए, बहाल हुए, तो पिछले 5 साल की तनख्वाह क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट के साथ वापस मिलती थी। क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट मतलब पहले महीने की सैलरी जमा हुई, उसके ऊपर इंटरेस्ट, फिर 2 महीने की होगी, फिर उस पर इंटरेस्ट, फिर 3 महीने की होगी, फिर उस पर इंटरेस्ट, फिर 3 महीने की सैलरी पे इंटरेस्ट, फिर 4, फिर 5 साल की सैलरीज साथ मिलती थी, यानी बोनस मिलता था पूरे 5 साल का, और नौकरी फिर अलग। फिर यही काम पीपीपी वाले भी करते थे। जब पीपीपी वाले चले गए, उन्होंने केस फाइल कर दिया, 5 साल केस चलता रहा, उसके बाद जब दोबारा हुकूमत आई, वापस आके सबसे पहले केस की बहाल हुए, प्लस पिछली सैलरियां ली, तो करोड़पति थे सारे, मतलब ऐसा था जैसे करोड़पति हैं सारे। ऑब्वियस बात है, आप खुद सोचो, आपको सैलरी जिस तरह मिले बोनस के तौर पे 5 साल की विद क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है। अनलकीली मुझे अब ये नहीं, मैं अब श्योरिटी के साथ नहीं, अब तो मैं नहीं हूँ वहाँ पे, अब मैं नहीं कहता, लेकिन पहले यही जब मैंने ऑडिट किया था तब यही सूरत हाल थी, एंड दैट वाज टाइम पीरियड 2013 की बात बता रहा हूँ, या 12 की या 13 की बात बता रहा हूँ शायद आपको। तो अब भी ऐसे ही होगा, अब तो ऐसे ही होगा, और क्या चल रहा है, और क्या। देखते नहीं, हम आते हैं, गवर्नमेंट चेंज होती है, हमें लोग आते हैं, वो चेंज होते हैं, हाँ, ये लोग ये चेंज नहीं होती, ये डिसमिस होते हैं। अब डिसमिस होते हैं तो फिर केस फाइल करते हैं, अंदर की बातों को बताता ही नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन फाइल कर देते हैं अनफेयर डिसमिसल का, और उसके बाद दोबारा सारी सैलरी सब कुछ वापस मिलता है। मौज है भाई। सो मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ कि ऐसे हो, ये है मिसमैनेजमेंट जो आप मुझसे पूछ रहे हो ना कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं अच्छी चलती। बेटा देखो, 5 साल की एक बंदे की तनख्वाह दो विद क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, तो कंपनी के किधर से जानी है, कंपनी की जेब से, और जब कंपनी की पॉकेट से जानी है तो कंपनी का प्रॉफिट कहाँ से आएगा बेटे। फिर तो आप यही रोते रहोगे, रेलवे ने इतना नुकसान कर दिया, रेलवे ने इतना ये कर दिया, रेलवे ने इतना वो कर दिया, यही सुनोगे फिर आप। क्या चीज़, किन की इनकम बेटे, पब्लिक सेक्टर में, मतलब कैपिटल कहाँ। कंपनी देखो, आपकी नज़र में कंपनी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी, तो टैक्स तो दोगे आप अपनी इनकम के ऊपर। जैसे ये पब्लिक कंपनी शेयर्स के थ्रू अपना शेयर कैपिटल लेते हैं, हाँ, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, इनके लिए कैपिटल आएगा बेटा देखो इनिशियली जब ये कंपनी सेटअप होती है तो गवर्नमेंट फंड्स इंजेक्ट करती है, ठीक है, तभी तो गवर्नमेंट शेयर एक्वायर कर रही है ना। देखो, आप कह रहे हो 51% से ज़्यादा शेयर होने चाहिए, तो गवर्नमेंट ने फंड्स भी तो इंजेक्ट किए होंगे, इसके साथ प्राइवेट सेक्टर के लोग भी अपने फंड्स इंजेक्ट करते हैं, जो भी अलाइंसेस लोग होते हैं वो फंड्स इंजेक्ट करते हैं। यूजुअली कई कंपनी ऐसी होती है जो 100% गवर्नमेंट ओन्ड है, तो उनके सारे फंड्स ही गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे। फिर टैक्स के शेयर पे कौन सा टैक्स बेटे, शेयर मनी पे हाँ, ऑब्वियस बात। हाँ, अच्छा बेटी ये कहना चाह रही है फिर ये पैसा आ कहाँ से रहा है। बेटा हमारा कंपनी, हमारी यूँ कह लूँ, देखो घर की ना एक इनकम होती है ना, और ख़र्चे उसके मुताबिक होते हैं, ये मुल्क भी ना घर की तरह चलता है, इसकी भी एक इनकम है जो एक्सपोर्ट से आती है, और इसका एक ख़र्चा है जो इंपोर्ट की मद में जाता है या घर के ख़र्चों की मद में जाता है। अब मसला ये है, हमने बड़े अरसे से, जब से इन लुटेरों के हाथ फंसे, मैं इसलिए इनको लुटेरे कहता हूँ, ये सिर्फ खुद अमीर हुए हैं, मुल्क अमीर नहीं हुआ, मुल्क तबाह हुआ। देखो, इन लोगों ने घर का सारा बिजनेस इनकम जो है ना, घर की इनकम पता है किस पे रख दी, टैक्स की अमाउंट पे। इस वक्त हमारी मेन सोर्स ऑफ पाकिस्तान इनकम क्या है, टैक्स कलेक्शन। कितनी बेहुदा बात है। और वो भी
है ही नहीं उसमें कोई रेगुलेशन। रेगुलेशन कोई नहीं है, वो भी आधे पे लोग तो खाने वाले बैठे हुए हैं उनके। मैं ऐसे ऐसे कमिश्नर्स को जानता हूँ, बस कर दें मेरे मुंह खुलवाएंगे तो वो बहुत ये ना हो मैं उठवाया जाऊँ। तो समझाने वाली बात ये है कि क्योंकि मेरा इनसे पाला पड़ता रहा है, इंस्पेक्टर तक, मतलब आप मुझे एक बात बताओ, 35,000 सैलरी एक इंस्पेक्टर की, ठीक है, विद अदर परक्विजिट मिला मिलू के कोई 40-45 हज़ार हो जाएगी, सेम है कहता हूँ, ज्यूम करते हैं, बाकी परक्विजिट मिला रहे हैं जो कि कैश में नहीं मिल रहे, किसी को घर मिला हुआ है, किसी को रहने के लिए किराया मिल रहा है, जो भी बिला बिला सेम है कहता हूँ, 45,000 सैलरी विद होंडा सिविक लेटेस्ट मॉडल नीचे खड़ा, उस इंस्पेक्टर का, कमिश्नर को तो छोड़ दो, इंस्पेक्टर का मुझे बताओ, वो मैं कहता हूँ इतने पैसों में तो शायद उसका पेट्रोल अफोर्ड नहीं होता, मेंटेनेंस तो दूर की बात, खरीदना दूर की बात, उसका पेट्रोल अफोर्ड नहीं होता। So how he can afford that? सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके पास इतनी पावर है कि वो यूज, या तो अदर सोर्स ऑफ इनकम है तो वो साबित कर दे, वो भी नहीं है। इसका मतलब सारी इनकम कहां से आ रही है फिर? अंडर द टेबल, जिसे वो हलाल समझ के बैठा हुआ है, अपने लीगल ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए उसे पैसा चाहिए। सो ये रियलिटी है। नहीं, रेगुलेशन जहाँ पे सख्त होते हैं, जहाँ पे अच्छे शरीफ इंसान ऊपर आके बैठता है, वो उसको चलने नहीं देते। ये भी एक मैं इसलिए तो कहता हूँ इन लोगों ने अदारों को तबाह किया। मैं इनके अगेंस्ट इसलिए नहीं हूँ कि मुझे कोई पर्सनल ग्रज है, मैं इन चीज़ों को समझ पा रहा हूँ। हर बंदा नहीं समझ पा रहा, मैं कहता हूँ यार ठीक है, मैं बहस नहीं करता, मैं नहीं समझता था। इन्होंने सब अदारों को तबाह किया, फिर इन्होंने हमारी एक्सपोर्ट को तबाह किया, इन्होंने लोगों को आदत डाल दी। अगर आप थोड़ा सा गौर करो, मैं आपको एक और टची पॉइंट बताता हूँ। घर की इनकम होनी चाहिए एक्सपोर्ट, बेचने से इनकम आती है एक्सपोर्ट, और घर का खर्चा अगर देखा जाए तो वो इंपोर्ट है। इन्होंने लोगों को आदत डाल दी कि इंडस्ट्रीज बंद कर दो और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो। क्यों अपने आप को जान जोखों में डालते हो? 1000 लोगों को नौकरी पे रखते हो, 1000 लोग तुम्हारा काम करते हैं, फिर जाके तुम इतना सा प्रॉफिट कमाते हो। और तुम्हें आसान तरीका बताते हैं, इंपोर्ट करो, इंपोर्टेड चीज़ें बेचना शुरू कर दो, इंपोर्ट करो, 10 रुपये ऊपर प्रॉफिट रखो, बेच दो, तुम्हारी जिंदगी सुकून में आ जाएगी। एक वेयर हाउस एक्वायर करोगे, 5, 10, 15, 100 एम्प्लॉय रख लोगे, तुम्हारा काम चलना शुरू हो जाएगा। तो हुआ क्या? अल्टीमेटली एक्सपोर्ट तो बंद होनी थी, इंपोर्ट्स बढ़ गई, एक्सपोर्ट कम हो गई, ट्रेड डेफिसिट क्रिएट होना शुरू हो गया, और फिर वो डेफिसिट ही रहा हमेशा। और फिर उस देखो, घर की, सपोज मैं कहता हूँ तुम्हारे घर की आमदनी है, उसके मुताबिक खर्चा करते हो, अगर खर्चा उससे ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? लोन लोगे, ठीक है, कोई अनएक्सपेक्टेड शादी आ गई, उस पर खर्चा हो गया, लोन, घर, अब घर का खर्चा कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा, क्या करोगे? लोन लोगे या सेविंग निकालोगे? सेविंग है नहीं हमारे पास, मुल्क के पास, तो क्या करते हैं? लोन, IMF। तो ये हम करते रहे पिछले 30 साल। सर इसकी दो बड़ी वजह ये है ना कि एक लैक ऑफ एजुकेशन और एक लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को पता ही नहीं। एग्जैक्टली। देखो, वोट आप कैसे करोगे जहां वोट देने वाला जगीरदाना सिस्टम पे चल। सिंध आज भी क्या कर रहा है? वही कर रहे हैं। क्या उनके अलावा कभी रूलिंग हुई है कुछ और? उन्हें पता है यहाँ पे आवाज़ उठाने का, देखो यहाँ पे तो, वहाँ पे तो सिस्टम ही अजीब है ना। वहाँ पे तो आज भी ऐसा लगता है कि हम स्टोन एज में रह रहे हैं, जहाँ पे बोलने वाले की ज़बान काट दी जाएगी और एक बड़ा पर्सन है जो कि, जैसा हिंदुओं में होता था ना, वो जो उनके बने होते हैं, कौन कौन से उनके हैं, हाँ, ब्राह्मण और इस तरह उन्होंने जाते, हमारे सिंध में कुछ ऐसी जातें बनी हुई हैं, बिलीव मी, कि ये लोअर क्लास है, इसने सिर्फ इसकी नस्लें भी हमारी खिदमत करेंगी, इसकी बेटे बेटियां नहीं है, वो हमारे नौकर हैं। बिलीव मी, ऐसा सिस्टम चलता है। आप ज़रा इंटीरियर सिंध की तरफ से तो होके तो आओ, मैं तो होके आया हूँ, तो ज़रा आप भी होके आओ, आपको पता लगे। मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे एक फैमिली है जो अपर क्लास है, जिसकी सारी ज़िंदगी आगे जो नस्लें आनी हैं उसने हुकूमत करनी है। हुकूमत इन जैसे, अच्छा, हुकूमत से मुराद ये नहीं जो ये गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट के अलावा जागीरदार वहाँ पे क्या कर रहा है? उसकी अपनी हुकूमत है। इतने कस्बे, इतने गाँव उसके अंदर आते हैं, वो सारे गाँव के जितने भी लोअर क्लास हैं वो उसकी इबादत करते हैं। लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है हमारा, वो उनके साथ कनेक्शन बनता नहीं, ये पीपल्स पार्टी में वो शाह फैमिली के साथ है हमारा थोड़ा सा ना दूर का, लेकिन है तो उनका मैं लाइफस्टाइल देखा ना। सो हम हिंदुओं को बात करते हैं कि तुम लोग कास्ट सिस्टम में बिलीव करते हो, हम भी वही कर रहे हैं। ज़रा इंटीरियर सिंध से होगी, ये सिर्फ पंजाब है जो शायद डिफरेंट है थोड़ा सा, वरना वहाँ पे। सो ये एक प्रॉब्लम है। चलो, जो घर को जो मिसमैनेजमेंट कर रही है हमारी घर को, हमने इन 30 सालों में ये तबाह किया।
हमने एक अदारे तबाह किए, इंस्टीट्यूशंस तबाह किए हैं इस तरीके से मिसमैनेजमेंट करके, और दूसरा हमने अपने लोगों को आदत डाल दी है कि तुम इंपोर्ट करो, एक्सपोर्ट मत करो। तो आज सब बंदे आंखें बंद करके इंपोर्ट करते हैं, सिर्फ कुछ इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के। गिनी चुनी इंडस्ट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान का सर्वाइवल का हिस्सा बनी हुई हैं, जिनमें निशात है, सफ़ायर है, ये वो लोग हैं जिनको मैं कहता हूँ यार ये वाकई अच्छा काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं। डेनिम की कुछ कंपनीज़ हैं, मैंने इनके साथ वास्ता पड़ा उस तरह। टेक्सटाइल की बहुत सी कंपनीज़ हैं जो हमारा शुक्र है हमारा सोर्स ऑफ इनकम बनी हुई हैं, लेकिन ये बख्शते उसको भी नहीं है। कैसे बख्शेंगे? देखो पेट्रोल प्राइसेस, आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं आपको, आप उनकी प्राइसेस को एंटी कंपेटिटिव कर देंगी। वो मार्केट लीड कर रहे हैं ना, वो ग्लोबल वर्ल्ड में वो कर रहे हैं, क्या नाम है, compete कर रहे हैं। तो जब तुम प्राइसेस हाई कर दोगे, उनकी फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस भी तो हाई होगी, तो वो मार्केट में compete कैसे करेंगे, वो भी प्रॉब्लम में है। सो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं नफ़रत करता हूँ इन दो पार्टीज से। मैं कहता हूँ कोई तीसरा आ जाए, अच्छा आई एम नॉट क्रेजी अबाउट इमरान खान, मैं कहता हूँ कोई तीसरा आ जाए लेकिन ईमानदार आ जाए, इन में से ना आए कोई। फिर इन लोगों ने अपनी नस्लें तैयार कर दी हैं, इन्होंने वही काम सिस्टम सेट कर दिया, इन्होंने आगे वाली नस्लें तैयार कर दी कि अब ये हुकूमत करेंगी। स्ट्रेंज। चलो आते हैं वापस। अच्छा जी, हम लोगों ने ये टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ी, अभी मैंने पीआईसी नहीं पढ़ाई। कोई क्वेश्चन है तो पूछो, ताकि मैं फिर उसके बाद होमवर्क के लिए आपको कुछ चीज़ दूँ। क्या बेटे? नादरा पब्लिक सेक्टर है। अगर ऑनरशिप दे रहे हो तो फिर आप ऑब्वियसली दोगे, किधर भी होता है बेटा, लेकिन परसेंटेज मैटर करते हैं। ऑनरशिप कंट्रोल से मुराद एक डिफरेंट वर्ड है। ऑनरशिप कंट्रोल है कि लाइक मैं अपना कंट्रोल लूज़ कर दूंगा, मैं किसी तीसरे को ऑनर बना दूंगा। यहाँ पे ऑनर का मतलब डिफरेंट है, यहाँ पे मैं इतना चुन्ना सा ऑनर बनूंगा, एक शेयर लिया एक वोट, ठीक है, वोटिंग पावर भी कम। वहाँ पे मैं कह रहा हूँ ऑन, हाँ अपना होल्ड छोड़ दोगे आप, यस। ये एक एक्सेप्शन है वहाँ पे आके, जहाँ पे आप कहते हो यार मुझे पैसा चाहिए, मैं निकलना चाहता हूँ, वो आप कहोगे ठीक है आप अपने शेयर सरेंडर करो, आप निकल जाओ। जी कुछ समझ आई बात की? चलो अब एक काम करो, वापस आओ ज़रा और 2.3 पे आते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव। 1-2 मिनट मैं पढ़ लेता हूँ, फिर आप इंशाल्लाह घर से ये 2.3 का मैं एक बात बता दूँ, पहले होमवर्क बता दूँ। 2.3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव पेज नंबर है बेटे आपका 7। आपने 2.3 घर से पढ़ना है, ठीक है, और कंप्लीट 2.3, 2.4, 2.3.5, 2.3.5 तक, ठीक है, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी तक, ये वही चीज़ें लिखी हुई बेटा। 2.3 के स्टार्ट से शुरू हो जाना है, ठीक है, और 2.3.5 यानी नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8 पे 2.3.5 है, ठीक है, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, यहाँ तक पढ़ना है। हम अभी स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर हम ख़त्म होते हैं कहीं पे रोकेंगे तो फिर हम इंशाल्लाह इसको बाकी घर से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जी, सिंगल मेंबर कंपनी पढ़ रहा हूँ जी मैं, सब पहुँच गए पेज नंबर 7 पे। कहता है सिंगल मेंबर कंपनी मीन्स अ कंपनी which have only one member. It is the company which consists of single member who is also the director of the company. वही मैनेजमेंट है, वही ऑनर है। These companies are governed by special rule. मैंने क्या कहा? सिंगल मेंबर कंपनी रूल्स हैं। In these companies, SMC Private Limited is added to the name of the company. तो कंपनी के नाम के साथ ये लफ्ज़ लिख दिए जाएंगे। प्राइवेट कंपनी, अदर देन सिंगल, देखो आगे वर्ड लिख दिया उसने, अदर देन सिंगल मेंबर, इसका मतलब अदर प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का क्या मतलब है? रूल बुक ऑफ द कंपनी, ठीक है जी। कहते हैं जिसकी आर्टिकल के अंदर ये बात लिखी होगी, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, यानी उसके शेयर्स पे ट्रांसफर करने पे पाबंदी है। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, अच्छा ये वर्ड याद नहीं करने हैं, ये समझने के लिए कर लेना, साथ ही काट देना। हाँ सिंपल यही लिख सकते हैं आप, ये आगे वाले वर्ड काट दें बेशक, मैं सिर्फ आपको पढ़ा समझाने की गर्ज से बताया करूंगा, लेकिन याद नहीं करने, अपने आप को मुश्किल में नहीं डालना, आसान करना है साथ साथ। तो ये लाइन काट दीजिए बेशक, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट। मैं इसके मत नहीं मैं ये लिखने नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये यहाँ तक अपनी बात मुकम्मल हो जाती है। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर इसके बरक्स एक्ट में कुछ और कहीं और लिखा हो तो फिर वो अप्लाई कर लेना, यानी स्पेशल प्रोविजन विल प्रिवेल ओवर द जनरल प्रोविजन। सो ये इस लाइन का मतलब है, लेकिन आपने याद नहीं करनी है, सिर्फ समझा दिया, ठीक है, इतना मुश्किल याद नहीं करना, ये ना हो बाद में आप लोग परेशान हो रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं, लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 50
नॉट इंक्लूडिंग पर्सन, यानी इसके टोटल नंबर ऑफ मेंबर की तादाद मैक्सिमम क्या होगी 50, लेकिन नॉट इंक्लूडिंग पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, इसमें एम्प्लॉयज़ को शामिल नहीं करना। एंड, अच्छा आप देख रहे हो वर्ड क्या यूज कर रहा है, एंड यूज कर रहा है तीनों, इसका मतलब है इन तीनों शर्तों का पूरा होना जरूरी है टू क्लासिफाई अ कंपनी एज अ प्राइवेट कंपनी। एक भी शर्त पूरी ना हुई तो कंपनी क्या बन जाएगी, पब्लिक कंपनी। एंड प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक, यानी पब्लिक को इनवाइट नहीं करोगे टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर, कि वो आपके शेयर्स के अगेंस्ट पैसे दें, यानी शेयर सब्सक्रिप्शन और डिबेंचर ऑफ द कंपनी। ठीक है, खबरदार आप ना शेयर इशू करेंगे ना डिबेंचर, यानी आप आईपीओ नहीं कर सकते, आप पब्लिक ऑफरिंग नहीं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या पब्लिक ऑफरिंग नहीं कर सकते। इनिशियल क्या लिखा हुआ बेटी दोबारा? हाँ हाँ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब होता है कि आप फर्स्ट टाइम जब जनरल पब्लिक को पैसा इशू करने जा रहे हो तब भी। पब्लिक को तो करना ही नहीं है, रिस्ट्रिक्ट है ना। मेंबर तो ऑनर्स होंगे ना, फाउंडिंग मेंबर्स होंगे, वो लोग तो अपना पैसा लगाएंगे। नहीं बेटा, पब्लिक का मतलब है जनरल पब्लिक, और आईपीओ का मतलब ये नहीं है कि फॉर्मेशन के टाइम पे जो पहली दफ़ा शेयर, कंपनी की ज़िंदगी में कभी भी पहली दफ़ा जब वो शेयर इशू करती है उसको कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी ज़िंदगी की पहली दफ़ा। मैं आपको एक एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। इंटरलूप फैसलाबाद की बहुत अच्छी कंपनी है, बड़ी वेल स्केल्ड कंपनी। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी एज अ प्राइवेट कंपनी काम किया। पहली दफ़ा आके उसने 2019 या 20 के अंदर कंपनी ने शेयर इशू किए हैं पहली दफ़ा, फर्स्ट टाइम इन द लाइफ हिस्ट्री, जबकि चल वो पिछले 30 साल से रही है। तो ये जो उसने 2020 में शेयर इशू किए हैं इसको क्या कहेंगे, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। पहली दफ़ा ज़िंदगी में जब शेयर इशू किए जाते हैं इसको कहते हैं आईपीओ। और फिर जब दूसरी दफ़ा इशू करेगी, से वो अगले साल फिर इशू कर दे, उसे पब्लिक ऑफर कहते हैं। बात समझ आई है? सो इसको इनिशियल को मतलब ये नहीं है जो पहली दफ़ा सरमाया लेके आ रहा है, इसको मतलब पहली दफ़ा पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना, दूसरी दफ़ा पब्लिक से पैसा इकट्ठा, पब्लिक ऑफर, यानी पब्लिक को ऑफर करो और या पब्लिक को कहो आओ और ऑफर हमें करो। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ आई बेटी? क्वेश्चन क्लियर हुआ अभी भी? जी क्या हुआ प्रॉब्लम? ये शेयर के, हाँ वो तो बेटे इन्वेस्टमेंट है ना, वो उस सरमाए के, उस इनिशियल कैपिटल के बगैर कंपनी की फॉर्मेशन कैसे होगी? वो पब्लिक से भी हो सकते हैं, बिल्कुल। आप अच्छा, अब आपका क्वेश्चन ये है कि क्या हम डायरेक्टली अपने आप को पब्लिक कंपनी बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं बेटे। आप पहले साथ ही पैसा पब्लिक से इकट्ठा कर लो। आप नहीं देखो ऐसे नहीं, देखो मैं कहता हूं मैंने एक कंपनी बिल्टअप करनी है, यूजुअली हम तीन लोग हैं या 5 लोग हैं, हम जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है और कंपनी खड़ी करनी है। क्या हम प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं? बना सकते हैं, बनाना चाहें तो ठीक, लेकिन फिर हमें ये इसका ख्याल रखना पड़ेगा, तो हम बना लेंगे। लेकिन क्या हम पब्लिक कंपनी बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते? नहीं, कन्वर्ट की जरूरत क्यों है? हम व्हाई नॉट वी फर्स्ट टाइम ही हम अपनी पब्लिक कंपनी बिल्टअप करें जिसके अंदर ये ऑप्शन मौजूद हो कि हम सब्सक्रिप्शन भी इशू कर सकते हैं फ्यूचर में करना चाहें, और हम लोग शेयर ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ये मेंबर की चॉइस है कि वो क्या बनाना चाहता है। नहीं अभी भी क्लियर हुआ है? मैंने कहा हम 5 लोगों की कंसेंसस है बेटे, हम चाहें तो प्राइवेट बना लें। नहीं, मैं यूं कहूंगा इकट्ठा ना करें, मैं यूं कह रहा हूं कि हमारे 5 के दिमाग पे डिपेंड करता है कि हम डिसीजन क्या लेना चाहते हैं। हम एज अ प्राइवेट कंपनी के तौर पे चलना चाहते हैं या एज अ पब्लिक कंपनी के तौर पे। आप में से फॉर एग्जांपल हम 5 लोग हैं, हम 5 लोग एग्री हो जाएं कि हमने पब्लिक बनानी, तो हम पब्लिक बना लेंगे, हमारे पास ये फीचर आ जाएंगे। हम जब कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ी ये छोड़ के जाना चाहिए, अपना शेयर किसी और को देना चाहिए, दे सकता है। हम पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना चाहिए, हम कर सकते हैं। ये मैं आपको सिखा रहा हूं। आपने कहा ठीक है यार हम फिर पब्लिक ही बनाते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा सोच लेते हैं कि हमने कभी शेयर इस तरह इशू नहीं करने, हम 5 सोच के क्या बना लेंगे, प्राइवेट बना लेंगे बेटे। पॉइंट ये है आप लाइसेंस किसका लेना चाहते हो, इसका लाइसेंस चाहिए कि इसका लाइसेंस चाहिए। इसका लाइसेंस लोगे तो ये याद रखना, इसका लाइसेंस लोगे तो आपको ओपन है आपकी जिंदगी। तो फिर आप बीइंग 5 मेंबर्स आप क्या प्रेफर करोगे बनाना? आप कहोगे पब्लिक बनाते हैं यार, कभी जिंदगी में पैसे की जरूरत पड़ी तो मंगा देंगे पैसा लोगों से,
और ये भी हो सकता है कि आज यार छोड़ो पड़ा, आज प्राइवेट बना लेते हैं, कभी जिंदगी में पैसे की जरूरत पड़ी तो अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे, पब्लिक में कन्वर्ट कर लेंगे, बात खत्म। बात समझ आई है? पक्की बात है। इसी तरह जो आज मैं आपको अगर एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, मास्टर टाइल सिरेमिक इंडस्ट्री का सबने नाम सुना होगा क्योंकि उनका बहुत बड़ा मार्केट शेयर है पाकिस्तान के अंदर टाइल्स इंडस्ट्री का, ऐसा ही है। तो मास्टर टाइल पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है। पहले किसी ज़माने में वो प्राइवेट से स्टार्ट हुए, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर चले गए। आज वो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, लेकिन ये नहीं है, ये है। तो उनकी मर्जी है भाई। उन्हें कहा जाता है आप लिस्टेड कराने, कहते नहीं हमें ज़रूरत नहीं है पैसे की, हम लोन लेंगे, हम लोन लेंगे, हमें नहीं पैसे पब्लिक से पैसा लेना, हम क्यों किसी अपने घर की कंपनी में किसी को हिस्सेदार बनाए, हम लोन ले लेंगे। वो लोन लिया हुआ उन्होंने, मैं अमाउंट शेयर नहीं करता कि कितने बिलियन लोन है उस कंपनी के ऊपर, लेकिन मैं कहता हूँ उन्होंने उतने पैसे बैंक से रेज कर लिए हैं। तो उनकी सोच है ना। तो ये मेंबर के लिए ऑप्शंस हैं बेटे, वो कौन सी ऑप्शन अवेल करना चाहता है वो कर लो। शेयर ट्रांसफर, ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं तब बाकी मेंबर से परमिशन। 2 लोग हैं हम लोग, ठीक है, उनमें से अगर एक छोड़ के जाना चाहेगा तो एटलीस्ट इस तरह समझा जाएगा कि इनफैक्ट ऑब्वियस बात है, नहीं पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो अपना 100% ऑनरशिप कंट्रोल दे देगा। ये पार्टनरशिप थोड़ी है कि पार्टनर से बाकी पार्टनर से इजाज़त लेनी है, ये तो कंपनी है। और हमने शुरू में पढ़ा कि कंपनी में अगर सक्सेशन प्लानिंग हो, सक्सेशन प्लानिंग में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इज इट क्लियर? तो बेटे अब हमने घर से एक काम करना है, कल हम इसी को रीड आउट करेंगे। पहले आपने 2.3 से लेकर और स्टार्ट करके 2.3.5 तक रीड आउट करके आना है, सिर्फ एक दफ़ा रीड आउट करना है। इंशाल्लाह कल यहीं से आगाज़ करेंगे, ठीक है। अल्लाह ताला आप सबको आसानी तक फरमाए।